इकॉनमी एक कंट्री के लिए रोलर कोस्टर राइड होती है। कभी इकॉनमी बढ़ती है, कभी इकॉनमी घटती है। जब इकॉनमी बढ़ती है तब कुछ कंपनी ग्रोथ देती हैं और कुछ कंपनी एकदम धराशायी हो जाती हैं, और जब इकॉनमी घटती है तब भी कुछ कंपनी स्टेबल रह के ग्रोथ दे पाती हैं, और तब कुछ कंपनी एकदम ही डिजास्ट्रस बेकार हो जाती है, एकदम ही धराशायी हो जाती हैं। क्या सिर्फ आप इंडस्ट्री के बारे में जान के, सिर्फ आप इकोनॉमी के बारे में जान के, सिर्फ आप कंपनी के बारे में जान के इन्वेस्ट कर देंगे? एवं ही कर देंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ना। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंडस्ट्री के बारे में जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए कंपनी के बारे में जानना, जितना ज़रूरी आपके लिए इकोनॉमी के बारे में जानना। चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तो जान ले कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्री का मतलब होता है, आपको एक डिफिनीशन बताता हूँ, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोड्यूसिंग अ सेम गुड्स और सेम सर्विसेज। ठीक है, तो इंडस्ट्री सिर्फ यही होता है कि मतलब एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, खूब सारी कंपनियां हैं जो सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस ऑफर करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, अगर एक आईटी इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, तो उसमें जो भी हैं वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो हर चीज़ सर्विस के बेसिस पे ऑफर करते हैं, तो वो है इंडस्ट्री हो गया। एक एफएमसीजी होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसमें होरेका मतलब होटल्स एंड रेस्टोरेंट आते हैं, ये सब फूड चेन जिसमें होती है। ठीक है, तो वो भी एक इंडस्ट्री हो गया, वो एक प्रोडक्ट बेसिस पे इंडस्ट्री हो गया, और आईटी एक सर्विस बेसिस पे इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्री इतनी ये होती है कि नॉर्मल आप इंडस्ट्री को ऐसा समझ सकते हैं। अब इंडस्ट्री एनालिसिस, इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब है, इसमें आप जानेंगे कौन से सेक्टर ग्रो कर सकते हैं, कौन से सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हुए आ रहे हैं, कौन से ग्रो कर रहे हैं, कौन से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप इंडस्ट्री एनालिसिस में आप ये समझते हैं। और इंडस्ट्री एनालिसिस में समझते हैं कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जो रिसेशन के समय भी हमको एक स्टेबल ग्रोथ दे सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वो लॉस मेकर नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में है। ये सब हम जान पाएंगे इंडस्ट्री को जब हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले रिसेशन को समझते हैं कि रिसेशन होता क्या है। बहुत लोग आप यूज़ करते होंगे, बहुत लोग फिनेंस से जो बंदे यूज़ करते होंगे रिसेशन, एक्चुअल में ये होता क्या है। ठीक है, तो रिसेशन का नॉर्मल मतलब होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है जीडीपी के बारे में, इसके जस्ट पहले जो वीडियो आई है फंडामेंटल सीरीज की, तो जीडीपी जो भी होती है वो किसी भी एक कंट्री की अगर 2 क्वार्टर में लगातार डिक्रीज होती है, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 3 करके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेट सपोज स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इन 2 क्वार्टर में जीडीपी बढ़ी, उसके बाद के जो 2 क्वार्टर हुए 3 महीने के, उसमें जीडीपी लगातार डिक्रीज हुई, तो उसको रिसेशन कहते हैं। एक कंट्री के लिए ये बहुत ही खराब चीज़ होती है। ठीक है, अगर 2 क्वार्टर में मतलब 6 महीने के लिए जीडीपी गिर रही है, उसको रिसेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें लोगों की जॉब चली जाती हैं, सेक्टर में इम्पैक्ट पड़ता है, इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस समय भी कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करती हैं ये आप इंडस्ट्री एनालिसिस से जानेंगे। कौन कौन सी कंपनी सेफर हैं कि हाँ उस पर ऐसा ज़्यादा कोई रिस्क नहीं है, बट हाँ उस समय कम रिटर्न देंगी, और कौन कौन सी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती हैं, तो ये सब हम लोग जानेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस में। ग्रोइंग सेक्टर, ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? उभरता हुआ, जो भी ग्रो कर रहा, इसको हम सनराइज भी कहते हैं, सनराइज इन इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, वो सेक्टर्स, वो इंडस्ट्री जो भी ग्रो कर रही है। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है इनोवेशंस बहुत हो सकती हैं। ठीक है, इनोवेशंस बहुत हो सकती हैं। इसमें रिस्क काफ़ी होता है, रिस्क हाई बट रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, तो रिस्क हाई है बट इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हाई है। और अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसमें ग्रोइंग सेक्टर में इस समय के हिसाब से कौन कौन से सेक्टर्स हैं? ठीक है, सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें सोलर और विंड आते हैं। जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के पीछे बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, जो सोलर के बैकग्राउंड में 8 10 15 20 कंपनीज हैं, जो विंड के बैकग्राउंड में 8 10 15 20 कंपनी है, वो कंपनीज का जो सेक्टर है वो सेक्टर भी एक ग्रोइंग सेक्टर है। बट आप याद रखिएगा उसमें रिस्क भी है ठीक ठाक, और रिवॉर्ड तो है अच्छा, उसमें नो डाउट वो सच है कि रिवॉर्ड है, बट उसमें रिस्क भी है। ठीक है, और दूसरा मैंने बात किया था ईवीज, मैं बात कर रहा हूँ ईवीज के बारे में। ईवीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं,
आपका एंड गोल सिर्फ जो व्हीकल प्रोड्यूस करती है कंपनी वो नहीं होना चाहिए। आपको वो सेक्टर एनालाइज करने के लिए, वो कंपनी एनालाइज करने के लिए आपको होना चाहिए कि एक जो कार बनी, एक ईवी बनी है, एक बाइक बनी है, एक स्मार्ट साइकिल बनी, ठीक है, एडवांस साइकिल बनी, तो उसके पीछे जो जो टेक यूज हुआ, जो जो इनोवेशंस हुई, जो जो इलेक्ट्रिक में, जो जो ईवीज में काम हुआ, उन चीज़ों में जो जो कंपनीज वर्क कर रहे हैं वो कंपनीज को आपको ढूंढ के निकाल के समझना है उनके बारे में। तो वो एक ईवी का ओवरऑल सेक्टर होता है, ठीक है। लाइक जैसे उन ईवीज में भी सिल्वर बहुत यूज़ हो रहा है, इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि हाउ सिल्वर इज ब्रेकिंग द रूल्स, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। और सिल्वर हो गया, और उसमें जो सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती हैं, ठीक है, ईवीज में, और उसमें जो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो और उसमें जो मेन टेक यूज़ होता है ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके इन सब चीज़ों पे जो जो कंपनीज काम करती हैं वो कंपनी अभी इस समय ग्रोइंग फेजेस में है, ठीक है। उसके बाद जो प्योर कोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो ओवरऑल एआई के अराउंड खेल रही हैं, ठीक है, जो एआई के चीज़ों को लगातार आसान कर रही हैं, लगातार एआई एजीआई की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, वो सेक्टर्स जो हैं वो सेक्टर बहुत ग्रोइंग है। बट हाँ, आप अभी समझिए रिस्क है, बट उसमें रिवॉर्ड और पोटेंशियल बहुत है, और आपको उन सेक्टर को बहुत अच्छे से हर एक एनालिसिस करके, अभी हम टेक्निकल सीरीज भी शुरू करेंगे, तो उस सेक्टर में आपने एक कंपनी पकड़ी, वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो उस कंपनी के टेक्निकल्स भी समझेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि हाँ वो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है और वो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो वो आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगी। पहले 1-2%, 3-4%, 5-6%, 7-8%, फिर एक साथ ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर 20 ईयर्स आपको दिखेगा कि सब कंपनी ने 10-12-15-16% दिया, उस कंपनी ने 28%, 27%, या उस सेक्टर ने इस तरीके से रिटर्न दिया। तो ये सच है कि ये सेक्टर अभी ग्रोइंग है, ये सेक्टर्स अभी जिनकी मैंने अभी तक बात करी ग्रोइंग है, बट थोड़ा बहुत रिस्क है और ये आपके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जो सेक्टर सेफ रहते हैं रिसेशन के समय, कि जब किसी भी कंट्री में रिसेशन आता है, जब उसकी जीडीपी ड्रॉप डाउन होती है या उसकी जीडीपी स्लो डाउन होती है, तब भी वो सेक्टर्स एक स्टेडी ग्रोथ के साथ ग्रो करा करते हैं। अब आप समझिए, आप पूरा दिन में सुबह उठते हैं, उसके बाद रात में जब सोने जाते हैं, तो उस पूरे दिन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ करते हैं और वो चीज़ें नेसेसिटी हैं, ठीक है, वो चीज़ें एकदम ही ज़रूरी हैं। तो उन चीज़ों को जो बनाती हैं कंपनियां, वो किस सेक्टर की हैं, वो सेक्टर कुछ भी हो जाए, अगर नोटबंदी हो जाए या अभी कोरोना में एकदम रिसेशन आ गया था, उसको टेक्निकली रिसेशन कह सकते, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो रिसेशन नहीं था, क्योंकि उसके बाद उसकी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी एक साथ बूम हुई थी और सारी कंट्रीज़ की, ठीक है। तो क्या ये सब आया था, तो क्या आपने सुबह उठ के ब्रश करना बंद कर दिया था, जो ब्रश कंपनी बनाती है, आपने तो उस ब्रश में टूथपेस्ट लगाना बंद कर दिया कि हाँ चलो आज खाली ब्रश से ब्रश कर लेते हैं, नहीं करते ना। आपने उसके बाद नाश्ता करना बंद कर दिया था, उसमें आप जो फूड यूज़ करते वो खाना बंद कर दिया था। आप चाय पीना, आप दूध पीना, आप कॉफ़ी पीना, जो भी करते वो पीना बंद कर दिया था। आप नहाना बंद कर दिया था, नहाने के समय जो आप सोप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, आपकी जो भी बेसिक चीज़ होती है वो आप यूज़ करते, कि आपने बंद कर दिया था, नहीं बंद किया था। उसके बाद जब आप बाहर जाते तो आप चप्पल पहनते, जूता पहनते, ठीक है, आप कपड़े पहनते हैं, आप वॉच पहनते हैं, आप कैप लगाते हैं, ठीक है। अब ये सब जो चीज़ें हैं, इन सेक्टर्स में, इन चीज़ों को बनाने में जो कंपनीज काम करती हैं, वो कंपनीज जिस सेक्टर की हैं, वो सेक्टर एकदम सेफ रहता है, क्योंकि वो बेसिक नीड होता है, ठीक है। उसमें सेक्टर्स आते हैं। और एक और चीज़, अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग घर पे हैं, अगर आप कभी, अगर ऐसा कुछ बाहर हुआ, आप बीमार पड़ गए, क्या आप कहेंगे कि नहीं नहीं भैया अभी तो रिसेशन चल रहा है इंडिया में, अभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अभी हम पैसा नहीं खर्च करेंगे। सो जो उन बीमारी को क्योर करने में जो सेक्टर्स काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स होते हैं, वो सेक्टर भी रिसेशन के समय एक स्टडी ग्रोथ देते हैं। इसमें सेक्टर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स आता है, जो दवाइयाँ बनाते हैं। वो सेक्टर्स आते हैं जो आपकी यूटिलिटीज़ पूरी करते हैं, ठीक है। जो आपके मंजन बनाते हैं, टूथपेस्ट बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है, आपके बेसिक कपड़े बनाते हैं, वो सेक्टर्स आते हैं। क्लोथिंग ब्रांड जो भी होती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड लिस्टेड है, रिलायंस की हो गई एंड ऑल्सो भी हो गई, ठीक है। और उसके बाद डीमार्ट हो गया, ठीक है, वो सब। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो आपके एफएमसीजी होते हैं, आप जो खाना पीना खाते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें जो भी सेक्टर्स हैं, फूड, ठीक है, टूथपेस्ट और जो भी चीज़ें हैं, वो आप ज़्यादा अपने आप रिसर्च कर लीजिएगा, और ज़्यादा अगर आपको डीप समझना है तो वो सेक्टर्स एक स्टडी ग्रोथ देते हैं और वो सेक्टर सेफ रहते हैं, उनको हम डिफेंसिव सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। आपने समझा आपकी वो सेक्टर्स के बारे में जो रिसेशन में भी ठीक रहते हैं, वो आपको एज सच बहुत ज़्यादा लॉस नहीं देते हैं, ठीक है। वो आप
स्टडी ग्रोथ देते हैं आपके कैपिटल को भी और वो खुद भी ग्रो हुआ करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम बात करते हैं साइक्लिक सेक्टर्स के बारे में कि साइक्लिक सेक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक इकॉनमी एक देश की रोलर कोस्टर राइड होती है, तो कभी इकॉनमी कम भी होती है, तो उस इकॉनमी जब वो कम होती है, ठीक है, उस देश की जीडीपी जब हल्की सी गिरती है, तो उस समय कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ नहीं दे पाते बट बहुत ज़्यादा लॉस मेकर नहीं होते हैं वो। तो उस सेक्टर आप हो गया कि नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर जो होते हैं वो सेक्टर्स आपके साइक्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं कि हाँ, जब इकॉनमी बूम करती है तो हर आदमी अच्छा करता रहता है लाइफ में, तो हर आदमी घर वर बनवाता रहता है ना, उसमें इसका यूज़ होता है। हर आदमी ट्रैवल करता है तो उसमें जो भी होटल्स होते हैं, होटल्स में जो सेक्टर्स वर्क करते हैं, होटल्स में जो कंपनीज वर्क करती हैं, वो सेक्टर आपका साइक्लिक सेक्टर ना, जब इकॉनमी कम होती है तो उनकी सेल्स कम होती है, उनकी ग्रोथ स्टडी हो जाती है। तीसरा, जो आपके कैपिटल गुड्स होते हैं, वो कंपनियां जो कैपिटल गुड्स में काम करती हैं, वो कंपनी आपकी नॉर्मल स्टडी ग्रोथ नहीं दे पाती, नॉर्मल उससे धीमी हो जाती है, ठीक है, उनके ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर जो होते हैं, जिसमें जो कार वार प्रोड्यूस करते हैं, वो भी जब इकॉनमी कम होती है, जब रिसेशन आने के फेजेस होते हैं या फिर स्लो डाउन होती है इकॉनमी, तो वो सेक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो उनको साइक्लिक सेक्टर्स कहते हैं, जो इकॉनमी के कम होने से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आपने दो चीज़ें समझी, एक डिफेंस, आपने रिसेशन में जो सेक्टर सेफ है उसमें आपने समझा कि एक होता है डिफेंसिव सेक्टर जो स्टेबल ग्रोथ दे पाते हैं, और दूसरे होते हैं साइक्लिक सेक्टर्स जो स्टेबल ग्रोथ तो नहीं दे पाते बट ऐसे स्टेबल क्या कहते हैं डिग्रोथ देते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आपका पैसा एज सच आपको डाइवर्सिफाई अगर आप करेंगे, अभी डाइवर्सिफिकेशन भी समझेंगे, करेंगे तो आपका पैसा एज सच बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, आज समझते हैं हाई रिस्क सेक्टर्स इन इंडिया। इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हाई कंपटीशन, दूसरा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें अंधा पैसा लगता है, ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट, और लास्ट पैरामीटर इज वर्नेबिलिटी टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, आप समझते हैं सबसे पहला जो सेक्टर, ये जो मेरी पूरी पर्सनल एनालिसिस है, सबसे पहले जो सेक्टर है वो ट्रेडिशनल सेक्टर है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी का सेक्टर है। जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग पहले पढ़े थे, हम लोग बचपन मतलब स्टार्टिंग में पढ़े थे ना स्कूल डेज में, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो ओवरऑल ग्लोबल है, जो ग्लोबल इकोनॉमी जो ग्लोबल है, वो शिफ्ट हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो फॉसिल फ्यूल का सेक्टर मेरी एनालिसिस कहती है कि वो हाई रिस्क में है अभी इस समय। ठीक है, उसके बाद एविएशन सेक्टर, जो भी सेक्टर एविएशन में काम करता है, एविएशन मतलब आप सिंपल वर्जन समझिए, जो भी एरोप्लेन के रिलेटेड आसपास जो काम करते हैं कंपनी, जो सेक्टर काम करते हैं, वो सेक्टर बहुत हाई रिस्क में, क्योंकि तो ओवरऑल जो क्रूड का प्राइस है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, ठीक है, वो क्योंकि आम आदमी जेट ऑयल जो होता है उसमें ट्रेड या कुछ कर नहीं सकता, तो क्रूड के प्राइसेस से जेट ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो मेरी एनालिसिस कहती है कि वो सेक्टर एक थोड़ा सा हाई रिस्क में है। ठीक है, दो सेक्टर हो गए, पहला फॉसिल फ्यूल्स का सेक्टर, ठीक है, ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर, दूसरा एविएशन सेक्टर, तीसरा टेलीकॉम। मैंने जो एनालिसिस करी है उस हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर भी आपको सुन के एकदम होश उड़ गया होगा ना कि टेलीकॉम, उसमें तो भाई अंबानी भाई एकदम फोड़े पड़े हैं ना, एकदम टॉप पे बैठे हैं। बट टेलीकॉम सेक्टर जितनी मेरी एनालिसिस कहती है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती चली जा रही है हर कंपनी के लिए, और कॉम्पिटिशन भी ठीक ठाक है इसमें आप। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर हैं जो भी इस समय मेरी एनालिसिस, मेरी पर्सनल एनालिसिस कहती है कि ये भी हाई रिस्क में है। तो इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है, हाँ पोटेंशियल है, ग्रोथ दे सकते हैं, बट ग्रोथ कब तक देंगे, कैसे देंगे, वो सब कुछ नहीं पता किसी को। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप कोई भी कंपनी पकड़ लें तो बहुत ज़्यादा उसमें हर तरीके की एनालिसिस इन्वॉल्व करें, अपने एक चेक पॉइंट बनाएं कि ये होगा तो ही हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से जिसका उसका रिस्क पोटेंशियल है, क्या उसका उतना ही ग्रोथ पोटेंशियल है भी या नहीं। तो ये मेरी एनालिसिस कहती है आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको शुरू करनी चाहिए। और आप ये पूरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आप सब कुछ सीख लेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फिर 2 महीने बाद भूल जाएंगे, फिर किसी और क्रिएटर की आप वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप स्टॉक का डीमैट लिंक है, आप फटाक से उससे डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, फ्री में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आप जाके वहाँ इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी शुरू कर सकते हैं। अब देरी कैसे कर रहे हैं, फटाफट से जाइए और अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, आपका 1 से 2 दिन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। एक सिंपल प्रोसेस होता है कि आप अपनी केवाईसी करिए, आपका डीमैट अकाउंट ओपन, आप वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप जाइए फटाफट से सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, रिलायंस खरीदिए, और भी जो भी चीज़ें आपको जो खरीदना खरीदिए। हमारे साथ बने रहिए, आपको सीरीज में भी समझने को मिलेगा आप क्या क्या कैसे कैसे एनालिसिस करके बैकग्राउंड में आपके सेक्टर में किस कंपनी में
कितना रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग कि हमने जो ये पूरी एनालिसिस समझी इंडस्ट्री एनालिसिस की, इसको एज अ इन्वेस्टर आप कैसे अपने लिए यूज़ करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि कैसे ये पूरी एनालिसिस को आप अपने लिए यूज़ करेंगे। चलिए अब इस बात को समझते हैं। इस पूरी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब आपको ये पता है कि आपको इन्वेस्ट इंडिया की कंपनी में करना है, तो अब सबसे पहले आप इंडिया की इकोनॉमी को समझेंगे, उसकी एनालिसिस समझेंगे। इसके जस्ट पहले वीडियो आई हुई है, उसमें आप समझिए। उसके बाद आप उस इंडिया की, आप उस कंट्री की, आपको जिस कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करना है उस कंट्री की एनालिसिस करिए इकोनॉमी की, कि वो इकोनॉमी अभी एक्सपेंशन फेज में है या अपने पीक पे पहुंच चुकी है या अभी स्लो डाउन हो रही है या फिर एकदम ही रिसेशन आने वाला है, ठीक है। ये चारों चीज़ें आप पहले उस इकोनॉमी में समझिए। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है उस इंडस्ट्री की एनालिसिस करिए। आपने एक कंपनी पकड़ी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ये कंपनी किस सेक्टर की है, अब उस सेक्टर की एनालिसिस करिए, ठीक है। जैसे अभी हमने इस वीडियो में समझा कि वो सेक्टर ग्रोइंग फेज में है, ठीक है। वो सेक्टर ग्रो कर रहा है या ग्रो करने वाला है, या वो सेक्टर डिफेंसिव फेज में है, ठीक है, वो स्टेबल है, या फिर वो सेक्टर हाई रिस्क में है और अभी वो डिक्रीज भी हो रहा है, वो भी डिक्लाइनिंग फेज में, ठीक है। सो इंडस्ट्री एनालिसिस को आप ऐसे अपने उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है XYZ प्राइवेट लिमिटेड में, तो उस कंपनी के फंडामेंटल्स जो भी होते हैं, अभी हम बात करेंगे एनालिसिस सीरीज में बात करेंगे। आपको अगर आता है या आप कहीं और से सीख रहे हैं तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। उस कंपनी के फंडामेंटल्स को इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस से अलाइन करिए, प्रॉपर तरीके से उसमें अलाइन करिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी उस कंपनी के बारे में वाइब आएगी, ठीक है। मैं जैसा यूज़ करता हूँ, वाइब, फील, ये सब वर्ड मैं यूज़ करता हूँ अपनी चीज़ों के लिए। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो गट फीलिंग आती है। कई जगह वो डेटा के साथ अगर वो गट फीलिंग आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट अभी मेरा एक दोस्त, आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी वो ये वीडियो देखेगा तो पक्का जानेगा कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसने ऑलमोस्ट 50,000 या 50-60,000 लगाया था, इन्वेस्ट किया था मार्केट में, ठीक है। तो उसका जब अभी ये निफ्टी 26,272 के आसपास पीक मार के जब वहाँ से गिरना चालू हुआ था, तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात करी थी कि भाई 10% रिट्रेसमेंट तो मान ही लो। कोई मेरी बात नहीं माना था, कोई भी नहीं माना था मेरी बात, ठीक है। और 10% रिट्रेसमेंट आया इंडेक्स में। 30-30, 35% कंपनियां गिर गई थी, 40-40, 50% आधी हो गई थी कंपनियां। मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा था। एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, बट एक कंपनी थी जो उस समय 33% रिटर्न दे रही थी। इतना गिरने के बाद भी वो पर्टिकुलर कंपनी मेरी रेड नहीं हुई। इतना गिरने के बाद 30-35-40% पूरा सेक्टर गिर गया, ओवरऑल इंडेक्स गिर गया 10-12% के आसपास। बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब गिर गया था, फिर निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी, हर इंडेक्स गिर गया था। बट मेरी एनालिसिस जो थी, मेरी ये जो नॉलेज थी, इस बेसिस पे जो मैंने कंपनीज में, जो मैंने सेक्टर में, जो मैंने ETF में इन्वेस्ट कर रखा था, वो मेरे को रेड नहीं लगा। और उस बंदे का नेट पोर्टफोलियो 23% से ऑलमोस्ट 14 मंथ का था, 23% से 33% में नेगेटिव चला गया था। कुछ कंपनी तो आधी हो गई थी उसकी। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ, जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। सो ये होती है एनालिसिस की पावर। आपने समझा अभी ये सब चीज़ें कैसे आप यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, अर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए, ग्रो विद आर्यन के साथ। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी हो, कोई डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे लिए ग्रोथ की लगेगी, हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए वैल्यूएबल है। और शेयर किसको करेंगे आप, किसको करेंगे? हर आदमी को नहीं, हर आदमी को नहीं करना शेयर। जिसको आप चाहते हैं ना कि अपनी लाइफ में ग्रो ना करे, इसको पता ही ना चले कि पैसे के बारे में भाई होता क्या है, एनालिसिस ये सब क्या होती है, उसको मत करिएगा शेयर, बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन आप चाहते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को, कि अभी पेरेंट्स आपके कमा रहे हैं, ठीक है, आपके भाई बहन, आपके दोस्त एंड यार, वो दोस्त जो दुश्मन नहीं है, दुश्मन को भी करिए अगर आप चाहते हैं तो, बट वो दोस्त जिनको चाहते हैं कि आप फिनेंशियली ग्रो कर सके, आपका एक 3 बंदों का, 4 बंदों का, 2 बंदों का, या अकेले ही आप हैं। मेरा भी होया करता था ग्रुप 3-4 बंदों का, जिससे मैंने सोचा कि हाँ फोड़ेंगे, साथ में अच्छा करेंगे, बट सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। कुछ मेरी गलतियाँ, कुछ उनकी गलतियाँ, कुछ हमारे पास समय नहीं था, अब उनके पास समय नहीं है, अब हमारे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं है किसी को समय देने का। सो वो सब अलग बातें हैं, वो सब बाद में बातें करेंगे आपसे, कभी लाइव आऊँगा तो। बट नॉर्मली आप ओवरऑल ग्रो करेंगे। आप जिनको चाहते हैं कि वो ग्रो करें अपनी लाइफ में, उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, फिर से अर्न करते रहिए, फिर से ग्रो करते रहिए और ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।